नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे, और जिद ऐसी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे, आपको कामयाब बना दे। दोस्तों, इसी जिद, इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक ज्योग्राफी का भूकंप। हम बात कर रहे थे कि जो विश्व का भूगोल है, ठीक है, उसमें भौतिक भूगोल में सारे टॉपिक हमने कवर किए थे। पिछले पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई थी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन सी परतें होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। उसी के क्रम में हमने ज्वालामुखी पढ़ा था, और आज हम बात करने जा रहे हैं भूकंप की। क्या होता है भूकंप, कैसे आते हैं भूकंप, और किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और भूकंप के क्या क्या प्रभाव होते हैं जो धरती पर उभर के आते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ है भूकंप। होता क्या है भूकंप? आप एकदम से बैठे हैं और अचानक से ऐसे ऐसे हिलने लगे, पंखा आपका हिलने लगे, क्या है वो? भूकंप है। कहीं ना कहीं पृथ्वी पर आने वाले असामान्य कंपन, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? भूकंप। पृथ्वी पर एकाएक असामान्य रूप से कंपन होने लगे और सारी चीजें क्या हों? हिलने लगे, उसी को हम कहते हैं भूकंप। ये दो तरीके के हो सकते हैं। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानव द्वारा। प्राकृतिक रूप से आ सकते हैं और कुछ मानवीय गतिविधियां होती हैं उनके आधार पर आ सकते हैं। तो आगे हम सारे विषय पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब बात आती है भूकंप विज्ञान की। भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भूकंप के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम भूकंप विज्ञान कहते हैं। और भूकंप ही एक ऐसा साक्ष्य है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करता है। कहना का मतलब भूकंप ही एक ऐसा साक्ष्य है। भूकंप, इससे पहले हमने ज्वालामुखी पढ़ा था, तो भूकंप एक ऐसा साक्ष्य है जिसकी वजह से हम धरती के अंदर की चीज़ों के बारे में गेस कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। वहाँ की जो परतें हैं, है ना, वो ठोस हैं या द्रव रूप में हैं, गलित अवस्था में हैं। तो उन सब विषय में यहाँ पर हम भूकंप के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं, तो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय जो प्रमाण होते हैं धरती के अंदर जानने के क्रम में, तो वो है भूकंप विज्ञान ही हमारा। कैसे होता है देखते हैं। सपोज ये धरती की क्या है? भूपरपट्टी है, भूपृष्ठ है, और यहां कहीं से बीच से भूकंप उठता है। इसको हम बोलते हैं फोकस या भूकंप मूल। जब यहां से ऊर्जा निकलती है तो भूकंपीय तरंगे पृष्ठ पर पहुंचती हैं। तो जहां पर सबसे पहले हिट करती हैं उसको बोलते हैं अवकेंद्र। अवकेंद्र, एपिसेंटर। जहां पर भूपृष्ठ पर महसूस होते हैं कि हाँ भूकंप अब आ गया, उसी को हम बोलते हैं एपी सेंटर। ये होता है हमारा फोकस या भूकंप मूल। और जो ये ऊष्मा निकलती है या ऊर्जा निकलती है, इस ऊर्जा को बोलते हैं हम प्रत्यास्थ ऊष्मा या प्रत्यास्थ ऊर्जा। भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है। और सबसे पहले कहाँ हिट होता है? अवकेंद्र, मतलब एपी सेंटर पे यहाँ पर हिट होता है। मान लीजिए धरती को हम अगर पूरा कर दें,
तो उसका एक अपोजिट साइड भी होगा, ठीक है, जहां पर भूकंपीय तरंगें यहां पर ट्रेवल करके आएंगी। इस भाग को हम बोलते हैं एंटीपोडल पॉइंट, एंटीपोडल पॉइंट, प्रति ध्रुवस्थ बिंदु, ठीक है। तो तीन चीजें पढ़ी हमने, अवकेंद्र जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगें प्राप्त होती हैं, फोकस से यहां से स्टार्ट होता है भूकंप हमारा, एंटीपोडल पॉइंट, एंटीपोडल पर भूकंपीय तरंगें करीब 21 मिनट बाद पहुंचती हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कितने मिनट बाद पहुंचती हैं, तो 21 मिनट के बाद यहां पर एंटीपोडल पॉइंट पर भूकंपीय तरंगें पहुंचती हैं। प्रत्यास्थ ऊर्जा जो निकलती है भूकंप से, वो हो गई हमारी प्रत्यास्थ ऊर्जा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कुछ भूकंप होते हैं हमारे जो ऊपरी सतह से निकलते हैं, कुछ मध्यम सतह से निकलते हैं और कुछ डीपली होते हैं। सपोज धरती थी ये, ठीक है, जीरो से 30 किलोमीटर, 300 किलोमीटर और ये 700 किलोमीटर। अगर ऊपरी ही भाग से निकल रहा है भूकंप तो इसको बोलते हैं छिछले भूकंप, छिछले। अगर बीच से निकल रहे हैं तो ये होते हैं हमारे मध्यम भूकंप और ये हमारे होते हैं गहरे भूकंप। जब ऊपर से यहां से आते हैं भूकंप, ठीक है, तो वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि भूपृष्ठ यहां पर सबसे पास में होती है और भूकंपीय तरंगें बहुत तेजी के साथ यहां पर एपिसेंटर पर पहुंचती हैं, इसलिए ये यहां पर क्या है, बहुत ही खतरनाक होते हैं छिछले जो होते हैं। मध्यम वाले जो होते हैं वो थोड़ा दूर से आते हैं और इसी तरह गहरे वाले लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर आते हैं। तो इस तरह से यहां पर हम ये भूकंपों का वर्गीकरण करते हैं कि कैसे कैसे धरती के अंदर से ये निकल के आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिन क्षेत्रों से या जिन क्षेत्रों में भूकंप आने वाला होता है वहां पर एक गैस होती है रेडान गैस, नोट करिएगा ये रेडान गैस। जिन क्षेत्रों में भूकंप आने वाला होता है वहां पर रेडान गैस की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो रेडान गैस की मात्रा है, वो जिन क्षेत्रों में भूकंप आता है वहां पर कौन सी गैस है या कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो रेडान गैस वहां पर आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं भूकंप आते क्यों हैं, भूकंप आने के कारण कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। भूकंप के कारण, भूकंप के कारण किन किन कारणों से हमारे भूकंप आते हैं उसके बारे में यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है पृथ्वी का संकुचन। पृथ्वी के संकुचन के कारण भी क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। धरती मान लीजिए संकुचित हो रही है ना, उसके कारण भी यहां पर भूकंप। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी, किसके, पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी भूकंप आ सकते हैं, ठीक है। तो धरती घूमती है अपने एज पर, तो उसकी वजह से भी यहां पर भूकंप आ सकते हैं। अगला है भू संतुलन। भू संतुलन क्या होता है? भू संतुलन, धरती जो है, ठीक है, एकदम तराजू की तरह अपने आप को संतुलित रखती है। अगर जरा सा भी कुछ आगे पीछे हुआ तो वहां पर क्या होगा, भूकंप जैसी गतिविधियां आ सकती हैं। मान लीजिए धरती थी यहां पर, ठीक है, एक समान रूप से यहां पर सारी चीजें वितरित हैं। सपोज मानवीय गतिविधि या प्राकृतिक गतिविधि, भूस्खलन की जैसी जो गतिविधियां होती है उसकी वजह से मान लीजिए यहां का कुछ भाग या बड़ा हिस्सा टूट कर, ठीक है, गिरा और इधर पर आ गया, इधर तरफ नीचे आ गया, या यहां से लोगों ने कस के मिट्टी उठाई और यहां पर गिरा दी, तो क्या है, धरती कहीं ना कहीं असंतुलित हो जाएगी। जब धरती असंतुलित हो जाएगी तो आपको अपने आप को संतुलित करने के लिए, ठीक है, कुछ भाग यहां से तोड़ के इधर गिराएगी, कुछ भाग यहां से तोड़ के इधर गिराएगी, तो वो वहां पर क्या होता है, भूकंप जैसी गतिविधियां वहां पर उत्पन्न होंगी। तो कहीं ना कहीं भू संतुलन के कारण भी यहां पर भूकंप आते हैं। उसके बाद बात आती है भ्रंशन की।
भ्रंशन की। क्या होता है भ्रंशन? मान लीजिए जैसे दो चट्टानें थी इस तरह से, ठीक है, और दोनों में क्या हो रहा है? विपरीत बल लग रहा है, मतलब तनावमूलक बल लग रहा है। तनावमूलक बल लग रहा है। जब तनावमूलक बल लग रहा है तो यहां पर क्या होंगे? भ्रंश होंगे पैदा, मतलब यहां पर दरार पैदा होगी। जब दरार पैदा होगी, ठीक है, जब यहां पर आपस में दोनों चट्टानें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएंगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहां पर ऊपरी भाग पर, यहां पर पृष्ठ पर भूकंप जैसी घटनाएं, ठीक है, देखने को मिलेंगी। तो भ्रंशन के कारण भी कहीं ना कहीं यहां पर भूकंप देखने को मिलते हैं। अगला कारण हो सकता है प्रत्यास्थ प्रतिक्षेपण। क्या होता है प्रत्यास्थ प्रतिक्षेपण? पहले हम देखते हैं प्रत्यास्थता का गुण क्या होता है। प्रत्यास्थता का गुण क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो वह बल अपनी जो प्रारंभिक अवस्था होती है, ठीक है, उसका आकार अपनी प्रारंभिक अवस्था से बदल जाता है, मतलब वो विरूपित हो जाती है। तो उसके अगेंस्ट में जो बल लगता है वही हमारा क्या होता है? प्रत्यास्थ बल लगता है। ठीक है, मान लीजिए ये चट्टान थी, ठीक है, ऊपर से कोई प्रेशर पड़ा, ऊपर से दाब पड़ा, ये चट्टान थी, ऊपर से दाब पड़ा, तो चट्टान क्या होगी? नीचे को दबेगी। जैसे सपोज मान लीजिए आपके पास इलास्टिक है या रबड़ है, रबड़ आप दबाते हैं, ठीक है, रबड़ दबाएंगे तो अपनी जो मूल अवस्था थी वो परिवर्तित हो गई, और जैसे छोड़ेंगे वैसे अपनी मूल अवस्था में फिर से आ गई। तो इसी तरह ऊपर से पड़ने वाले दाब के कारण चट्टानें क्या होंगी? नीचे होकर धंसेंगी। देखिए धंस रही हैं, है ना। और अगर दाब किसी कारणवश हट जाए ऊपर से दाब, तो अपनी मूल अवस्था में आएंगी। देखिए ऐसे 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 हो रहा, दाब पड़ा नीचे घुसी, ठीक है, और दाब हटा फिर से अपनी मूल अवस्था में आ गई। तो देखिए इस तरह से जब चट्टानें बिहेव करेंगी तो कहीं ना कहीं हमारे जो भूपृष्ठ है उस पर कहीं ना कहीं कंपन महसूस होंगे। तो प्रत्यास्थ प्रतिक्षेपण के कारण भी वहां पर हमारे कंपन महसूस हो सकते हैं। फिर अगला कारण हो सकता है प्लेट विवर्तन की। प्लेट विवर्तन की हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हमारे वीडियोस आप देखिए, ठीक है, उसमें हमने सारी चीजें यहां पर डिस्कस करी थी। प्लेट विवर्तन में क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। तो थोड़ा सा यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि प्लेट विवर्तन में जो प्लेटें होती हैं, ठीक है, आपस में गति करती हैं। कौन कौन सी गतियां होती हैं? हमने बोला था कि एक तो गति होती है आमने सामने की ओर, ठीक है, आमने सामने, जैसे दोनों प्लेटें ऐसे टकराएं, ठीक। और एक गति होती है हमारी विपरीत वाली। एक तो होगा हमारा अभिसरण, अपसरण, ठीक है, और एक हमारा संरक्षी किनारा था जो केवल और केवल आपस में ऐसे दोनों प्लेटें से सरकती रहेंगी, ठीक है। तो इनकी वजह से भी जब मूवमेंट हो रहा है प्लेटों में, चाहे आपस में टकरा रही हैं, ठीक है, तो एक नीचे धंस जाएगी। मान लीजिए दो प्लेटें थीं, ठीक है, दोनों आपस में इस तरह से टकराएं, अभिसरण हुआ दोनों का, ठीक। अभिसरण हुआ जब, तो जिसका वेग और घनत्व ज्यादा था वो नीचे धंस गई। नीचे धंस गई जब, ठीक है, नीचे धंस गई, तो यहां पर अत्यधिक ताप के कारण ये वाली जो धंसी हुई छेपित प्लेट थी वो गल गई, और गल गई, यहां पर एक्स्ट्रा मैग्मा हो गया। एक्स्ट्रा मैग्मा ऊपर संवहन धाराओं की वजह से ऊपर चलने की कोशिश करेगा, ऊपर चलने की वजह से इस प्लेट पर हिट करेगा, बार बार इस प्लेट पर हिट करेगा। अगर ये प्लेट कमजोर निकली तब तो निकल के फाड़ के निकल जाएगा, तो ज्वालामुखी बन जाएगा। और अगर कमजोर नहीं हुई, मतलब मजबूत रही, कमजोर नहीं हुई, तो क्या करेगा? हिट करता रहेगा लगातार, और लगातार हिट करने के क्रम में यहां पर, ठीक है, भूपृष्ठ पे केवल और केवल हमें कंपन महसूस होंगे, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, ज्वालामुखी फूट ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो मजबूत चट्टान है, दृढ़ चट्टान है, इसकी वजह से केवल नीचे से टक्कर आ रही, नीचे से टक्कर की वजह से सिर्फ और सिर्फ यहां पर भूकंप उत्पन्न होंगे। तो एक कारण हमारा प्लेट विवर्तन की भी हो सकता है, भूकंपों का कारण। फिर वलन, मान लीजिए दो प्लेटें थीं, दोनों में ऐसे गति हुई, और बीच में यहां पर इसके कुछ अवसाद थे, ठीक है, अवसाद थे। जब दोनों में आपस में अभिसरण हुआ तो इन अवसादों में क्या हुआ? वलन पड़ा, ठीक है। तो इन वलन पड़ने के क्रम में भी क्या हो सकता है? आसपास के क्षेत्रों में भूकंप जैसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं।
ठीक है। तो प्लेट विवर्तन की हमने पढ़ाया था आपको पिछले वीडियोस में, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। बात रही वलन की, अब बात करते हैं संवहन धाराओं की। संवहन धाराएं भी भूकंप का कारण बन सकती हैं। कैसे? मान लीजिए दो प्लेटें थी हमारी, ठीक है, और संवहन धारा के रूप में ऐसे ये ऊपर की ओर आई और यहां प्लेटों पर हिट किया। जैसे ही हिट करेगा, ठीक है, तो इन दोनों प्लेटों हिट करने के बाद इनकी ये पार्श्व गति इधर होगी, और इस पार्श्व गति के क्रम में एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा, तो बीच में क्या होगा? भ्रंश उत्पन्न होंगे। तो बीच में भ्रंश उत्पन्न होने के क्रम में भी क्या हो सकता है? वहां पर भूकंप जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ये ऐसे दूर जाएगा और नीचे से मैग्मा भी निकल सकता है, तो ज्वालामुखी जैसी भी घटनाएं यहां पर हो सकती हैं। तो भूकंप और ज्वालामुखी दोनों घटनाएं भ्रंशन के क्रम में हो सकती हैं। तो संवहन धाराएं भी एक कारण हो सकती हैं। अगर संवहन धाराएं सपोज किनारे से निकल रही हैं यहां से, तो पार्श्व गति इधर होगी। जब पार्श्व गति इधर होगी तो फोर्स कैसा लगेगा? अपसारी लगेगा, मतलब दोनों को आपस में ऐसे फोर्स लगेगा। जब आपस में फोर्स लगेगा, दोनों चट्टानें ऐसे टकराएंगी, तो टकराने के क्रम में यहां पर वलन उत्पन्न हो सकता है, और वलन उत्पन्न होने के क्रम में भी क्या हो सकते हैं? भूकंप आ सकते हैं। ये चीजें हमको ध्यान रखनी होगी। अगला है ज्वालामुखी। ये हमारा 7 नंबर था, ये हमारा 8 नंबर। ज्वालामुखी के क्रम में भी हमने देखा अभी कि कैसे भूकंप आ सकते हैं। जब ज्वालामुखी फूटेगा नीचे से जब मैग्मा फूटेगा यहाँ पर, ठीक है, तो विस्फोट के कारण फूटता है पूरा। तो जब विस्फोट के कारण यहाँ पर मैग्मा बाहर निकलता है, ये लावा बाहर निकलता है, ठीक है, तो इस विस्फोट के कारण भी हमारे वहां पर भूकंप आ सकते हैं। या संवहन धाराओं के रूप में जब हमने बताया था, है ना, कि दोनों प्लेटों का जब ऐसे हुआ और जब ऐसे छेपण हुआ और एक प्लेट का ऐसे छेपण हो गया नीचे, एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे छेपण हो गया, ठीक है, जब दोनों चट्टानें आपस में टकराई, एक प्लेट का नीचे छेपण हो गया, तो छेपित चट्टान अत्यधिक ताप के कारण यहाँ पर गल जाती है और यहाँ पर एक्स्ट्रा मैग्मा पैदा करती है। तो ये यहाँ पर बराबर हिट करेगा। हिट के क्रम में ज्वालामुखी भी फूट सकता है और भूकंप भी आ सकता है। मान लीजिए ज्वालामुखी फूटा, तो ज्वालामुखी फूटते ही ऊपरी वाली प्लेट पर यहाँ पर भूकंप जैसे झटके भी यहाँ पर महसूस होंगे। तो ज्वालामुखी भी एक कारण हो सकता है हमारा भूकंप महसूस होने का या भूकंप आने का। फिर है भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब होता है कि भूमि का एक, ठीक है, बड़ा भाग, ठीक है, खिसक कर दूसरे स्थान पर आ जाए। ये ज्यादा घटनाएं हमारे पहाड़ों पर होती हैं, ठीक है, पहाड़ का एक बड़ा भाग खिसक के नीचे आ गया, धम से गिरा, तो उसकी वजह से भी भूकंप जैसी घटनाएं वहां पर महसूस हो सकती हैं। ये तो रही बात हमारी प्राकृतिक गतिविधियों की, कि कैसे प्राकृतिक कारणों से भूकंप आते हैं। अभी जैसे जब स्टार्ट किया था वीडियो, हमने तो बताया था कि कुछ मानवीय गतिविधियां हो गई होती हैं जिसकी वजह से भूकंप आता है। तो क्या होती हैं मानवीय गतिविधियां? मानवीय गतिविधियों में जैसे कुछ देश परमाणु परीक्षण करते हैं, तो उसकी वजह से परमाणु विस्फोट होता है और यह विस्फोट बहुत तेज होता है, ठीक है। तो परमाणु विस्फोट जैसी घटनाओं की वजह से भी भूकंप क्या आते हैं, आ सकते हैं। अगर किसी स्थान पर बहुत बड़े बड़े बांधों का निर्माण कर दिया है, तो उसकी वजह से भी भूकंप आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? मान लीजिए भूपृष्ठ था, यहाँ पर बहुत बड़ा बांध बना दिया। जब बहुत बड़ा बांध बना दिया तो यहाँ पर पड़ने वाला जो प्रेशर था वो बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, ऊपर से पड़ने वाला प्रेशर बढ़ जाएगा, तो नीचे की चट्टानें क्या होंगी, नीचे दबेंगी, और जब नीचे दबेंगी तो आसपास की चट्टानों में भी क्या होगा, मूवमेंट होगा। मान लीजिए ये चट्टान नीचे की ओर धंसेगी तो आसपास की भी चट्टानें क्या होंगी, ऊपर नीचे होंगी। तो इस क्रम में
भूपृष्ठ पर भूकंप आ सकते हैं। तो बड़े बड़े बांधों की वजह से भी यहां पर भूकंप कहीं कभी कभी देखने को मिलते हैं। हमने बात की थी कि भूकंप के मानवीय गतिविधियों के बारे में। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, रीड का प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। कभी कभी मेंस में लिखने को आ जाता है, ठीक है। क्या होता है रीड का प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत? रीड ने कहा था कि जो प्रत्येक चट्टान होती है, ठीक है, चट्टान की ऊपर से दाब सहने की एक क्षमता होती है, ठीक है। उस क्षमता के ज्यादा अगर उस पर दबाव पड़ा तो चट्टान क्या हो जाती है? टूट जाती है। किसी भी चट्टान में, मान लीजिए चट्टान थी, इसमें तनाव सहने की जो क्षमता होती है, तनाव सहने की जो क्षमता होती है, इससे ज्यादा, ठीक है, हर एक चट्टान में एक तनाव सहने की एक मैक्सिमम क्षमता होती है। अगर उससे ज्यादा तनाव उस पर डाला जा रहा है, ठीक है, सपोज इस पर तनाव डाला, ये चट्टान थी, इस पर तनाव डाला जा रहा है, अब इस पर ज्यादा तनाव पड़ गया तो एक सीमा ऐसी आएगी जो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने के बाद क्या होगी? वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ऊपर आने की कोशिश करेगी, अपने पुराने स्थान पर आने की कोशिश करेगी, ठीक है। मान लीजिए ऐसे तनाव ऊपर से पड़ा, ठीक है, और पढ़ते पढ़ते ऐसा हुआ कि यहां पर क्या हुआ? ये चट्टान टूट गई। जब चट्टान टूट जाएगी तो फिर से क्या होगा? ये ऊपर की ओर भागेगी, ये हिस्सा, ठीक है, ऊपर की ओर गति करेगा। तो इसी क्रम में भी हमारे क्या होते हैं? चट्टान भूकंप जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो यही रहा हमारा रीड का प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। पुनश्चलन मतलब फिर से वो अपनी प्रारंभिक अवस्था की तरफ चलने लगती हैं। अब हम बात करते हैं कि जब भूकंप आते हैं, ठीक है, तो कौन कौन सी तरंगें निकलती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं यहां पर, और उन तरंगों का धरातल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो भूकंपीय तरंगें दो तरह की होती हैं तरंगें। एक होती है काया तरंगें, और एक होती है हमारी धरातलीय तरंगें, जिसको हम सरफेस वेव बोलते हैं, और इसको हम बॉडी वेव, ठीक है। काया तरंगे और धरातली तरंगे। काया तरंगे कहाँ से निकलती हैं? काया तरंगे हमारी भूकंप मूल से निकलती हैं, ठीक है, अवकेंद्र से निकलती हैं, भूकंप मूल से निकलती हैं, अवकेंद्र से निकलती हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी वेव आती हैं हमारी? एक होती है हमारी प्राथमिक वेव, प्राथमिक तरंगे, और हमारी दूसरी होती है द्वितीयक। प्राथमिक वेव को पी वेव कहते हैं और द्वितीयक को एस मतलब सेकेंडरी, पी मतलब प्राइमरी, और धरातली तरंगों में हम पढ़ते हैं एल वेव को, ठीक है। तो बारी बारी से हम डिस्कस कर लेंगे कौन कौन सी तरंगे और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं काया तरंगों की। काया तरंगों में दो तरह की तरंगे होंगी हमारी, पी वेव और एस वेव। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि पी वेव क्या होती है, प्राथमिक जो वेव होती हैं वो क्या होती हैं। पी वेव, जब भी भूकंप आता है, ठीक है, तो सबसे पहले भूपृष्ठ पर जो पहुंचती हैं तरंगे वो होती है हमारी पी वेव। छोटा सा हम फिगर बना लेते हैं यहां से। ये मान लीजिए अवकेंद्र था, ये अधिकेंद्र हो गया हमारा, एपिसेंटर, ठीक है। तो अवकेंद्र से सबसे पहले जो तरंगे यहां पहुंचेंगी उन्हीं को हम बोलेंगे पी वेव। तो इन पी वेव की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। जो पी वेव होती हैं वो कौन सी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अब अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जो माध्यम के कण, जिसमें, ठीक है, क्या माध्यम के कण
तरंग चलने की दिशा के समांतर चलती हैं। ठीक है, समांतर चलती हैं। माध्यम के कण जो होते हैं वो तरंग चलने की दिशा के क्या होंगे, समांतर चलेंगे। ऐसे ये तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। प्रॉपर्टी लिखने को आती हैं। ठीक है, तो आपको एक एक प्रॉपर्टी यहां पर याद रखनी होगी। पहली चीज तो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं, तरंग चलने की दिशा के क्या होती हैं, ये लंबवत समांतर चलती हैं। ठीक है, उसके बाद है ये जो तरंगें होती हैं वो ध्वनि तरंगों के समान चलती हैं, या ध्वनि तरंगों की भांति ही इनकी प्रॉपर्टी, इनके गुण होते हैं। इनका जो वेग होता है सबसे ज़्यादा करीब 8 से लेकर 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है वेग इनका। तो इन तरंगों का जो वेग होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और मजे की बात यह है कि सारे माध्यम, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों माध्यम में क्या हो सकती हैं, चल सकती हैं। ठीक है, तीनों माध्यमों में ये ट्रेवल कर सकती हैं। ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम में ये ट्रेवल कर सकती हैं। और पांचवी प्रॉपर्टी इसकी होती है कि जो सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले प्रदर्शित होती हैं। सिस्मोग्राफ क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। सिस्मोग्राफ क्या होता है। सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है। ठीक है, उस यंत्र की वजह से हम, ठीक है, वहां पर जब भूकंप आता है तो वो ऐसे ऐसे चलता है, तो वहां पर तरंगे, वहां पर क्या होता है, एक पेपर पर, ठीक है, ऐसे तरंगे अंकित करता रहता है। तो उससे पता चल जाता है कि कहाँ कितनी गहराई से और कितनी तीव्रता का वहां पर जो भूकंप है वो आया है। ये है सिस्मोग्राफ। इसकी वजह से अभी डिस्कस करेंगे सिस्मोग्राफ क्या होता है, इसके कौन कौन से स्केल होते हैं। ठीक है, तो ये सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले क्या होती हैं, प्रदर्शित होती हैं, अंकित होती हैं। ये संकुचन और विरलन, ठीक है, प्रारूपों में गति करती हैं। संकुचन और विरलन मतलब संकुचित होंगी, दूर जाएंगी, संकुचित होंगी, दूर जाएंगी। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पुश और पुल वेव्स। हिंदी में बोलते हैं करसाप कर्षी, करसाप कर्षी तरंगें। ठीक है, तो ये पुश और पुल वेव की भांति ही वर्क करती हैं। जैसे सपोज मान लीजिए एक सिरे से, ठीक है, कोई स्प्रिंग हमने बांध दी और स्प्रिंग को हमने ऐसे खींचा, तो स्प्रिंग क्या होगी, ऐसे 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 गति करेगी, पुश पुल पुश पुल पुश पुल। तो वही पुश पुल क्या है कि मान लीजिए स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग, ठीक, और जब होगी तो कभी कभी इसका ये विरल हो जाएगा, फिर संपीड़ित हो जाएगा, फिर संपीड़ित हो जाएगा, फिर विरल हो जाएगा, ठीक है, फिर संपीड़ित हो जाएगा। इस तरह से गति करती है, कभी संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न। तो ऐसी गतियां ही हमारी पी वेव में देखने को मिलती हैं। ये हो गया हमारा संपीड़न, ये भी संपीड़न हो गया, ठीक है, ये हमारा विरलन हो गया, ये भी क्या हो गया, विरलन। ठीक है, संपीड़न विरलन की भांति ही हमारे पर गति होती है। ये तो रही बात हमारी पी वेव की। एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ध्वनि के तरंगों के समान होती हैं। इनकी जो गतियां होती हैं वो 8 से लेकर 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती हैं। तीनों माध्यमों में गति कर सकती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले अंकित होती हैं, सबसे पहले प्रदर्शित होती हैं। और संकुचन और विरलन के प्रारूपों में ये गति करती हैं, पुश और पुल, पुश और पुल। ठीक है, जैसे मान लीजिए सरफेस पर आपका घर है, ठीक है, तो जब भूकंप इसका आएगा तो ऐसे ऐसे आपका घर होगा। ठीक है, इन गति, तो यही है हमारी पी वेव। अब बात करते हैं एस वेव की। जो एस वेव होती है वो पी वेव के बाद आती है।
सरफेस पर पी वेव के बाद पहुंचती है, और सिस्मोग्राफ पर भी पी वेव के बाद ही यहां पर अंकित होती है, प्रदर्शित होती है। बात करते हैं एस वेव की। ठीक है, एस वेव जो होती है, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी? ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं? कि जो माध्यम के कण होंगे वो तरंग चलने की दिशा के लंबवत होंगे। माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत गति करेंगे, गति करते हैं। ठीक है, उन्हीं तरंगों को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, जैसे माध्यम के कण ऐसे चल रहे हैं, तरंग ऐसे चलेगी। ठीक है, तो वो होती है हमारी अनुप्रस्थ तरंगे। इनका जो चलने का तरीका होता है, ठीक है, वो माध्यम के जो कण होते हैं उनके क्या करते हैं? लंबवत चलते हैं। और इनका जो वेग होगा, ठीक है, वेग हमारा होता है इनका 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब ये पी वेव से इनका जो वेग होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है। आगे है जो ये इनका जो माध्यम होता है, ये केवल और केवल ठोस में ही गति कर सकती हैं, या ठोस में ही चल सकती हैं। पी वेव ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती थी, लेकिन यहां पर जो एस वेव है वो सिर्फ और सिर्फ ठोस में ही चल रही है। सिस्मोग्राफ पर पी के बाद, पी वेव के बाद अंकित होंगी, पी वेव के बाद अंकित होंगी। सिस्मोग्राफ पर पी वेव के बाद आएंगे। लेकिन ये जो तरंगे होती हैं पी की अपेक्षा ज्यादा विनाशकारी होती हैं, ज्यादा विनाशकारी होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सी तरंग, पी वेव ज्यादा विनाशकारी होती है या यस वेव तरंग? तो यस वेव तरंग जो होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है, ज्यादा विनाशकारी होती है। यह कैसे चलती है? सुरंग व गर्त के रूप में चलती है। अब देख लेते हैं सुरंग और गर्त होता क्या है। जैसे कोई वेव है, ठीक है, ऐसे चल रही है, इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है उठा वाला यहां तक का, ये उसको बोलते हैं हम सुरंग, और जो धंसा वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं गर्त। ठीक है, और एक सुरंग और एक दूसरे सुरंग के बीच की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं आयाम। ठीक है, थोड़ा सा फिजिक्स का यहाँ पर टच है, गड़वाने वाली कोई बात नहीं है। सुरंग और गर्त ही सिर्फ हम समझेंगे। ठीक है, तो तरंग कैसे चलेगी? ऐसे ऐसे चलेगी तरंग, ऐसे ऐसे चलेगी। ठीक, सपोज आपका सरफेस पे घर था, तरंग चली ऐसे, धंसा घर, फिर उठा, धंसा उठा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि घर के धंसने और उठने में, ठीक है, किस तरंग का हाथ है? तो वहां पर एस तरंगे। क्यों? क्योंकि तरंग और गर्त के रूप में चल रही है ये तरंगे। ठीक है, इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक होती हैं। ऐसे ऐसे घर होगा, ठीक है, तो घर में सिर्फ क्या होंगे? दरारें पड़ेंगी। लेकिन सोचिए ऐसे ऐसे घर आपका चलने लगे तो क्या होगा? वहां पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए ये तरंगे क्या होती हैं वहां पर? ज्यादा खतरनाक होती हैं पी वेव की अपेक्षा। तो ये तो रही बात हमारी काया तरंगों की, पी और एस तरंगे। एक तरंग और आती है जो केवल और केवल सरफेस पर ही चलती हैं, उनको हम बोलते हैं दीर्घ तरंगे या एल वेव्स। और ये तरंग सरफेस पर सबसे ज्यादा दूरी तय करके आती हैं, इसीलिए इनको हम दीर्घ तरंगे कहते हैं। अब बात करते हैं धरातलीय तरंगों की। धरातलीय तरंगें, इसको बोलते हैं एल वेव। एल वेव। इन तरंगों को हम आर वेव के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा,
आर वेव। कभी कभी पूछा था कि आर वेव कौन सी तरंगे होती हैं, तो एल वेव तरंगों को ही हम आर वेव तरंगे कहते हैं। इसको बोलते हैं रे लाइट तरंगे, रे लाइट वेव, ठीक है, रे लाइट वेव तरंगे कहते हैं। डीएच लव थे एक वैज्ञानिक, डीएच लव, इन्होंने इसकी खोज की थी इन एल वेव्स की। तो जो एल वेव होती हैं पी व एस तरंगों के बाद आती हैं, ठीक है, और इनका वेग सबसे कम होता है, करीब 2 से 3 किलोमीटर ही पर सेकेंड के आसपास होता है इनका वेग। और ये तीनों माध्यम, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों माध्यम में क्या चल सकती हैं, चल सकती हैं। ये तीनों माध्यम में, ठोस, द्रव, गैस और तीनों माध्यम में चल सकती हैं। इनमें पी व एस दोनों के गुण होते हैं, पाए जाते हैं। पी तरंगों के गुण भी इसमें होते हैं और एस तरंगों के गुण भी यहां पर पाए जाते हैं। और ये तरंगे हैं सबसे ज्यादा दूरी तय करके आती हैं, सबसे सरफेस पर, ठीक है, भूपृष्ठ पर सर्वाधिक दूरी तय करती हैं, दूरी तय करती हैं। इसीलिए इनको हम दीर्घ तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ तरंगे कहते हैं, ठीक है। तो सरफेस पर सरफेस सबसे ज़्यादा दूरी तय करके आती हैं, इसको हम, ठीक है, दीर्घ तरंगे भी कहते हैं। ये तो रही बात हमारी जो तरंगे थी, वो उसकी बात हो गई। अब जब भी ये तरंगे चलती हैं, ठीक है, अगर समान माध्यम में चल रही हैं, एक जैसा माध्यम है, ठीक है, तो उनके गति और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर माध्यम एक ही, जैसे मान लीजिए ठोस है, तो ठोस में अगर गति कर रही हैं, ठीक है, तो उनकी दिशा और गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही माध्यम बदलेगा, मान लीजिए ठोस से द्रव में पहुंची या द्रव से ठोस में पहुंच रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिशा में और उनके वेग में क्या होगा, परिवर्तन आ सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए ये ठोस हिस्सा है, ठीक है, और ये वाला द्रव हिस्सा है। तरंगे यहाँ से चली, यहाँ चली, ऐसे चल रही थी, और जैसे ही ठोस में आएंगी क्या होंगी, उनके वेग और दिशा में परिवर्तन होगा और ये अपनी दिशा से क्या होंगी, हट सकती हैं। ऊपर से चली, दिशा से परिवर्तन हुआ और ऐसे 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 मुड़ गई। देखिए, जहाँ जैसे ही माध्यम बदला, क्या हुआ, माध्यम बदलने से तरंगों के वेग और दिशा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ठीक है, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट हो गई जैसे ही माध्यम बदला, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ से तरंगें चली, ये द्रव में घुसी, ठीक है, द्रव से जैसे ठोस में आई, तुरंत देखिए बदल गई, दिशा भी बदल गई, हो सकता है कुछ ना कुछ इसके वेग में भी अंतर आ गया हो, ठीक। तो यहाँ पर जो v होता है, वेग होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d होता है, और वेग होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e। e मतलब प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी, ठीक है। अगर वेग बढ़ता है तो घनत्व भी बढ़ जाएगा, वेग बढ़ता है तो उसकी प्रत्यास्थता जो है, इलास्टिसिटी है, वो भी बढ़ जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होगी तरंग की प्रॉपर्टी के रूप में। जब तरंगें चली और माध्यम में उसके क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तरंगों के चलने से माध्यम में परिवर्तन हो गया, मतलब ठोस से चल रही थी, अचानक से द्रव आ गया, तो जैसे द्रव आएगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, उसकी दिशा में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। तो उसकी वजह से पृथ्वी पर कुछ छाया क्षेत्रों का निर्माण होता है, ठीक है। P छाया क्षेत्र, P तरंग छाया क्षेत्र, P तरंग छाया क्षेत्र। क्या होता है P तरंग छाया क्षेत्र?
क्रस्ट, मेंटल और कोर की जब बात होती है तो हमने बताया था कि जो कोर है, इसका जो अपर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, और जो इनर कोर है ये वाला, ये ठोस अवस्था में है। ये किस में है? ये ठोस है, और ये बाहर वाला ये द्रव फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई थी जब हम आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे। और मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, जिसने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, सारी वीडियोस की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आप पीछे की वीडियोस जरूर देखिए ताकि पीछे के टॉपिक्स आपके क्लियर हो सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कोर का आंतरिक हिस्सा था, ठीक है, तो जो बाह्य कोर है ये द्रव अवस्था में है, और जो इनर कोर है वो, ठीक है, वो ठोस अवस्था में है। मान लीजिए कोई तरंग चली यहाँ से, ठीक है, तरंग चली, द्रव में घुसी और ये ऐसे निकल गई, रिफ्लेक्ट हो गई जैसे द्रव में घुसी, और दूसरी तरंग ऐसे चली, द्रव में घुसते ही ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। फिर ऐसी कोई तरंग चली होगी जो आगे से यहाँ से आई, जैसे यहाँ ठोस में आई तुरंत रिफ्लेक्शन क्या हो गया? बदल गया, ठीक है, और इसी तरह से रिफ्लेक्शन इसे बदल गया। तो कुछ ऐसा क्षेत्र होता है, जैसे ये वाला क्षेत्र, वो पृथ्वी पर कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर कुछ तरंगे रिफ्लेक्शन के कारण पहुंच ही नहीं पा रही हैं। क्या हो रहा है? पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ना, देखिए तरंग चली और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। उसके बाद मान लीजिए कोई ऐसी तरंग होगी जो ठोस से निकली, वो भी ठोस से क्या हो गई? रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, द्रव से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, और ठोस से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ गई, ठीक है। इन भागों में तरंगें पहुंच रही हैं, इधर पहुंच रही है, इधर पहुंच रही है, लेकिन कुछ ऐसा भाग है जहां रिफ्लेक्शन के कारण क्या हो रही है? तरंगें पहुंच ही नहीं पा रही हैं। उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? तरंग छाया क्षेत्र बोलते हैं। तो पी वेव में जो तरंग छाया क्षेत्र होता है वो 143 से लेकर 102 के बीच में होता है, ठीक है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि पी तरंग छाया क्षेत्र कितने कितने के बीच में है? तो 143 डिग्री से 102 डिग्री के बीच में होता है। कहीं कहीं वेरी करता है, 142 से 103, 142 से 104 भी कर देते हैं, लेकिन जो प्रामाणिकता है वो 143 से 102 के बीच में ही पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो रही बात हमारी पी तरंग छाया क्षेत्र की। इसी तरह अब पी तरंगे देखिए द्रव में भी निकल रही थी और ठोस से भी निकल रही थी, लेकिन जो यस तरंगे होती हैं हमने बताया था केवल और केवल किस में निकल सकती हैं? ठोस में निकल सकती हैं, द्रव में निकल ही नहीं सकती हैं। तो देखते हैं, जब तरंगे केवल ठोस में निकलें, पी की जगह पर हम यहां पर एस तरंग छाया क्षेत्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सपोज ये धरती थी, ठीक है, और ये इसका इनर कोर हो गया और इसका ये आउटर कोर हो गया। आप सभी को ज्ञात है कि आउटर कोर किसका बना हुआ है? द्रव अवस्था में है, ठीक है। निकिल और फेरस का यहाँ पर द्रव है। ऊपर से पड़ने वाले ताप के कारण यहाँ की जो चट्टानें हैं पूरी तरह से गलित अवस्था में आ गई हैं, इसलिए यहाँ की जो चट्टानें हैं पूरी तरह से गल गई हैं और ये द्रव अवस्था में आ गया है। एस तरंग जब चलती है, चली, टकराई, जैसे द्रव देखा, द्रव में तो चल नहीं सकती हैं, तो तुरंत रिफ्लेक्शन क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि द्रव में उनकी गति हो ही नहीं सकती है एस तरंगों की। इसी तरह इधर से भी अगर जो कोई आई वेव, रिफ्लेक्ट हो गई, अंदर जा ही नहीं पा रही हैं। जब अंदर नहीं जा रही हैं तो ये बना 143 डिग्री, ये भी 143 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो गई। कहने का मतलब इस क्षेत्र में क्या हो गई? पूरे क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में तरंगें पहुंच ही नहीं पा रही हैं, ठीक है। तो इस पूरे तरंग क्षेत्र को क्या बोलते हैं? छाया क्षेत्र बोल देंगे। और इसी छाया क्षेत्र को हम कौन सा छाया क्षेत्र पढ़ रहे हैं? एस तरंग छाया क्षेत्र बोल देंगे। तो एस तरंग छाया क्षेत्र कहां से कहां तक बन गया? 143 से लेकर 143 डिग्री के बीच में। कहने का मतलब इस ऐसे भाग, ये पृथ्वी का ऐसा भाग है जहां पर ये यस तरंगे पहुंच ही नहीं पा रही हैं। यस तरंगे यहां पर नहीं पहुंचेंगे और नहीं पहुंचने की वजह से ये पूरा क्या हो जाएगा? छाया क्षेत्र हो जाएगा। तो ये तो रही बात हमारी एस तरंग छाया क्षेत्र की। बात करते हैं भूकंप को किस यंत्र से नापते हैं। तो एक यंत्र आता है सिस्मोग्राफ।
इस यंत्र के साथ हम सहारे भूकंप को नापते हैं। क्या होता है सिस्मोग्राफ? सिस्मोग्राफ में एक ऐसे नीडल टाइप की लगी होती है, ठीक है, और नीचे से पेपर रखा होता है। तो जब भी भूकंप आता है वो नीडल ऐसे 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 करके क्या होती है, चलने लगती है। ज़्यादा तेज चलती है तो माना जाता है कि भूकंप जो है बहुत तेज आने वाला है, और धीरे धीरे चलती है तो माना जाता है कि भूकंप की जो तीव्रता है वो कम है। तो इसी सिस्मोग्राफ से ही भूकंप की हम तीव्रता नापते हैं। तो इस सिस्मोग्राफ पर, ठीक है, कुछ स्केल होते हैं हमारे। एक होता है हमारा रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल खुले सिरों वाला पैमाना होता है, इसमें 0 से 9 तक, ठीक है, स्केल दिए होते हैं। फिर होता है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल, इसमें होता है हमारा 0 से लेकर 12 तक। और उसके बाद आता है एक राशि फेरल स्केल, 0 से लेकर 11 तक यहाँ पर पैमाना दिया होता है। रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल और राशि फेरल स्केल, ये 3 पैमाने होते हैं सिस्मोग्राफ में। एक बात आती है हमारी कि आइसोसिस्मल लाइन क्या होती है? आइसोसिस्मल लाइन समान भूकंप तीव्रता वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। मान लीजिए किसी स्थान पर 7 तीव्रता का भूकंप आया है और किसी एक अन्य स्थान पर भी 7 तीव्रता का भूकंप आया है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ चिली था, ठीक है, अर्जेंटीना था, तो यहाँ भी 7 तीव्रता का भूकंप आया, यहाँ भी 7 तीव्रता का भूकंप आया। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको हम बोलेंगे आइसोसिस्मल लाइन, समान भूकंप तीव्रता वाली जो, ठीक है, मिलाने वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं आइसोसिस्मल लाइन। एक आती होती है हमारी होमोसिस्मल, इसको भी समझ लेते हैं। होमोसिस्मल लाइन क्या होती है? होमोसिस्मल लाइन कहता है कि एक ही समय पर आने वाले, क्या, एक ही समय पर आने वाले भूकंपों को मिलाने वाली रेखा, कहने का मतलब एक ही समय पर। मान लीजिए भारत में भी ऐसे भूकंप आया, पाकिस्तान में भी भूकंप आया, उसी समय नेपाल में भी भूकंप आया, तो ऐसे एक ही समय में, ठीक है, भूकंप में आने वाले जो भी स्थान हैं, ठीक है, उनको मिलाने वाली रेखा। यहाँ पर भी मान लो एक ही समय पर भूकंप आया और उनको मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको बोलेंगे हम होमोसिस्मल लाइन। अब बात हम कर रहे थे रिक्टर स्केल की। रिक्टर स्केल में रिक्टर स्केल 0 से लेके 9 तक इसमें खाने दिए होते हैं, ठीक है। अगर एक खाने में वृद्धि होती है, मान लीजिए पहले 5 तीव्रता का भूकंप था, अब कितना हो गया, 6 तीव्रता का भूकंप हो गया। कहने का मतलब एक खाने में वृद्धि हो रही है। रिक्टर स्केल था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मान लीजिए पहले यहाँ पर अंकित था, अब क्या हो गया, यहाँ पर अंकित, मतलब एक में बढ़ोतरी हो रही है। अगर एक खाने में बढ़ोतरी हो रही है तो एम्पलीट्यूड में 10 गुना वृद्धि होगी। कितना? 10 गुना वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और एनर्जी में करीब 31.6 गुना वृद्धि होगी। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पैमाना बढ़ने पर, ठीक है, इतना अंतर आ जाता है। 31.6 गुना एनर्जी बढ़ेगी, मतलब 31.6 गुना तबाही
वहाँ पर और होने वाली है। अगर एम्पलीट्यूड में 10 गुना वृद्धि होती है, कहने का मतलब रिक्टर स्केल पर अगर एक पैमाना वृद्धि हो रही है तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड 10 गुना बढ़ जाएगा और जो निकलने वाली एनर्जी है वो 31.6 गुना बढ़ जाएगी। ये तो रही बात हमारे रिक्टर स्केल की। और जो मर्केली स्केल होता है, ठीक है, इस पर क्या होता है, रिक्टर स्केल पर आई तीव्रता से होने वाले नुकसान को ठीक है यहाँ पर मापा जाता है। ठीक है, तो रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल। इसी तरह राशि फेरल स्केल भी होता है, वहाँ पर भी जो एनर्जी निकलती है उसकी मापन हम करते हैं कि तो भूकंप से कितनी एनर्जी निकल रही है, कितना एम्पलीट्यूड है और कितने गुना वहाँ पर एनर्जी में वृद्धि हो रही है। तो ये हमारे पैमाने हो गए। अब हम बात करते हैं कि विश्व में भूकंपों का जो वितरण है वो कहाँ कहाँ पर है और सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पर आते हैं, किस क्षेत्र में आते हैं, किस पेटी के सहारे आते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। भूकंपों का वितरण। भूकंपों का वितरण। किस किस क्षेत्र में ज़्यादातर भूकंप आते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्षेत्र हमारा है जो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है। ठीक है, उसकी जो तटीय पेटी है, मान लीजिए यहाँ पर ये ठीक है नॉर्थ अमेरिका था, ये साउथ अमेरिका था, तो जो ये बेल्ट होगी प्रशांत महासागर के सहारे वाली, ठीक है, और इधर रही जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड वाला भाग जो होगा, है ना। तो इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा भूकंप आने वाले हैं। तो सबसे पहली पेटी हमारी है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी या तटीय बेल्ट। प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, इसके सहारे जो भूकंप आएंगे, ठीक है, विश्व में करीब कितना 63%, लगभग 63% जो भूकंप आने वाले हैं वो इसी पेटी से आने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा देखिए भूकंप कहाँ आ रहे हैं, ये प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में। कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर कवर होंगे, अलास्का, यूएसए का भाग हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, अलास्का, कैलिफोर्निया, चिली, जापान वाला क्षेत्र, फिलीपींस वाला क्षेत्र और न्यूजीलैंड के कुछ भाग। देख रहे हैं, कैलिफोर्निया हो गया, चिली हो गया, जापान हो गया, फिलीपींस और न्यूजीलैंड के कुछ भाग। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आने वाले हैं। ठीक है, क्या कारण होता है इन जगहों पर भूकंप आने, सबसे ज़्यादा आने के? यहाँ पर क्या है ना, जो सागर है, ठीक है, और स्थल है, इसका मिलन बिंदु होता है। क्या है, सागर और स्थल का पहली चीज़ तो ये मिलन बिंदु है। मिलन बिंदु है, मैंने बताया था, जहाँ से प्रशांत महासागर स्टार्ट खत्म होता है और ये नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का भाग स्टार्ट होता है। तो क्या है, ये प्रशांत महासागर हो गया और ये स्थल भाग हो गया, तो दोनों का मिलन स्थल है। और ये जो है नवीन वलित पर्वत जो होते हैं, नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र है। ठीक है, नवीन वलित पर्वतों का क्या है, ये क्षेत्र है। और सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी होते हैं वो भी इसी क्षेत्र से ही फूटते हैं। तो इन्हीं कारणों की वजह से सबसे ज़्यादा जो भूकंप आएंगे वो प्रशांत महासागरीय बेल्ट में ही आएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद भूकंप कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आएंगे, उसके बाद आएंगे हमारे मध्य महासागरीय बेल्ट में। कहाँ पर, मध्य महासागरीय क्षेत्र में। मध्य
महासागरीय क्षेत्र में। उसके बाद मध्य महासागरीय क्षेत्र में आएंगे। यहां पर करीब विश्व के 21%, कितना 21% भूकंप आते हैं। जो प्रशांत महासागरीय तटीय बेल्ट थी वहां तो सबसे ज़्यादा आएंगे 63%, लेकिन जो मध्य महासागरीय बेल्ट है, ठीक है, वहां पर कितने आएंगे, करीब 21%। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे पेरिनीज हो गया, आल्प्स हो गया, पेरिनीज, आल्प्स, ठीक है। और वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, भूकंप हमारा जो हिंदुस्तान है वहाँ हिमालय वाला क्षेत्र, हिमालय हो गया, बगल में म्यांमार की पहाड़ियाँ होंगी, म्यांमार की पहाड़ियाँ हो गई, और पूर्वी द्वीप समूह जो हो गया हमारा, पूर्वी द्वीप समूह। पूर्वी द्वीप समूह में कौन से आ जाते हैं, पूर्वी द्वीप समूह, इंडोनेशिया वाला जो पूरा है, ठीक है। तो हमारा पेरिनीज हो गया, आल्प्स हो गया, काकेकस हो गया, हिमालय हो गया, ठीक है, काकेकस छोड़ गया, काकेकस, ठीक है, काकेकस हो गया। ये हमारे मध्य महासागरीय क्षेत्र में भूकंपों को प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मध्य अटलांटिक कटक के सहारे। अगला है मध्य अटलांटिक कटकों के सहारे, कटकों के सहारे। अभी हम मैप के साथ भी देखेंगे, ठीक है, मैप में भी देख लेंगे कहाँ कहाँ पर ऐसे भूकंप आते हैं। तो मैप के सहारे मध्य अटलांटिक जो कटक होते हैं, ठीक है, वहाँ पर प्लेटों की गति के कारण, प्लेटों की गति के कारण होता है, और जो प्लेटों की गति के कारण वहाँ पर जो भ्रंशों का निर्माण होता है, ठीक है, भ्रंशों के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। प्लेटों में गति हो रही है, ठीक है, मान लीजिए एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो दूर जाने पे क्या होंगे, तनावमूलक बल लग रहा है और बीच में भ्रंशन हो रहा है, तो भ्रंशन की वजह से भी वहाँ पर भूकंप आते हैं। तो मध्य अटलांटिक कटक के सहारे, ठीक है, यहाँ पर प्लेटों की गति और भ्रंशन के कारण भूकंप आते हैं। अब चलिए हम इसी चीज़ को मैप के सहारे देख लेते हैं, ठीक है। बात कर रहे थे प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी की, तो ये देखिए प्रशांत महासागर के तट के सारे ये जो बेल्ट होगी हमारी, ये वाली, और इधर ये जापान, फिलीपींस और न्यूजीलैंड वाली, ये वाली, ठीक, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आएंगे हमारे इस क्षेत्र में, करीब 63%। उसके बाद हमारा ये जो मध्य अटलांटिक कटक के सहारे, ये वाला, यहाँ पर क्या है ना, जैसे यहाँ पर ये नजका प्लेट थी, ठीक है, और ये अफ्रीकन प्लेट है, तो इनके टक्कर से, है ना, प्लेटों के अपसरण के कारण और भ्रंशों के सहारे, तो इस वजह से इस भाग में हमारे करीब ज़्यादातर भूकंप देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात आती है हमारे मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र ये वाला, ठीक है, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो गया हमारा, ये हिमालय वाला क्षेत्र, ये फिर म्यांमार वाला क्षेत्र, काकेशस, ठीक है, काकेशस वाला, और ये पूर्वी द्वीप समूह के सहारे ये वाला क्षेत्र। इन क्षेत्रों के सहारे हम सबसे ज़्यादा लगी करीब 21% भूकंप यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आए हमारे प्रशांत महासागर वाले क्षेत्रों में, ठीक है, यहाँ पर स्थल, ये महासागरीय भाग और स्थल भाग मिल रहे हैं इस क्षेत्र में। उसके बाद हमारा ये मध्य वाले क्षेत्र में, फिर ये अटलांटिक वाले क्षेत्र में भूकंप देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि समय समय पर आपको हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।